हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। मेरा नाम है लक्ष्मी शंकर गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BHU BCom एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के बारे में। अब ये वाला जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, मैं सबसे पहले तो ये बता दूँ। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों MCQ क्वेश्चंस। MCQ क्वेश्चंस 40 MCQ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं और वो जो टॉपिक रहेगा हमारा MCQ क्वेश्चंस का वो रहेगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, जिसके के ऊपर मैंने थ्योरेटिकल वीडियो पूरा का पूरा जो मैक्सिमम आपके इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसको समझाते हुए लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में उसको अच्छे से पढ़ाया था एग्जाम्पल में, और उसके साथ अप्रॉक्स 15 MCQ मैंने वहाँ पे भी सॉल्व करवाए थे आपको। तो यहाँ पे भी हम लोग ये 40 MCQ आपको करवाने जा रहे हैं ताकि आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्लास 11th के लिए आपका भी प्रिपरेशन हो सके। अगर आप नेट JRF के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, CA फाउंडेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो वहाँ सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। और इतने सारे फ़ायदे के साथ साथ आपको बच्चों CU सेट अगर आपका एग्ज़ाम होता है, CU सेट होता है अगर 2021, तो वहाँ पे भी ये वीडियो एप्लीकेबल रहेगा। मतलब CU सेट के थ्रू अगर आपका बीकॉम एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है CU सेट के थ्रू, तो वहाँ पे भी ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ये वीडियो, ये जो PDF है, ये जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हर जगह के एग्ज़ाम्स के लिए। आइए चलिए मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम लक्ष्मी शंकर गुप्ता है, मैं CA फाइनल का स्टूडेंट हूँ, मैंने JRF क्रैक कर रखा हुआ है, मेरा MCOM और BCom कंप्लीटेड है, और मैंने जब BHU से MCOM एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो मैंने टॉप 10 में अपना पोजीशन सिक्योर किया था। मेरी 7th रैंक आई थी जनरल में और 3rd रैंक आई थी OBC में। तो मेरे गाइडेंस के थ्रू आपका भी पक्का वाला जो है रिज़ल्ट पॉजिटिव और रैंक के साथ आने वाला है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। एक एक क्वेश्चन हम लोग आराम से देखते जाएंगे, डिटेल में देखते जाएंगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ देखते जाएंगे। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए कि सर आप जो है इसको प्रॉपर पूरा देखो ताकि आपका बेनिफिट हो सके। और एक बात मैं बता दूं कि ये जो PDF है हमारा MCQ का, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल का भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हो। आपको अगर कोई और इन्फॉर्मेशन डिटेल चाहिए तो आप इस गिवन नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो कभी भी, एनी टाइम। ठीक है, और आप हमारे साथ में इन सारे मीडियम में भी जुड़ सकते हो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा है, और स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस रहेंगे मेरे वो थोड़े से सिंपल रहेंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो जो क्वेश्चन रहेंगे थोड़े से एडवांस होते जाएंगे ताकि आपका जो क्लैरिफिकेशन है टॉपिक को लेके वो और अच्छे से बढ़ता जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखो तो क्या लिखता है, द टर्म दैट रिफर्स द नेसेसरी एजम्पशंस एंड आइडियाज विच आर द फंडामेंटल टू अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इज। कौन सा वो टर्म है या फिर कौन सा ऐसा है जो कि आपका पूरा बताता है जो है कि इम्पॉर्टेंट एजम्पशंस हैं, आइडियाज़ हैं, फंडामेंटल्स हैं, जब भी आप अकाउंटिंग प्रैक्टिस करोगे उन सब चीज़ों को दिखाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि हम लोगों ने देखा था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वो होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको कि जनरली आप क्या करते हो, अकाउंटिंग प्रैक्टिस करते समय, अकाउंटिंग प्रोसीजर करते वक्त यूज़ करते हो। ठीक है, आइए ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में देखा था। अगर आपने वहाँ पे उस चीज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जाके वहाँ पे से देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या लिखता है, द टर्म दैट connects the customs tradition as a guide to the preparation of accounting statement is। तो जैसा कि हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि आपका क्या होता है, जैसे टाइम के साथ साथ आप जो है प्रैक्टिसेस में अपने इवोल्यूशन करते जाते हो, प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते जाते हो, एजम्पशंस को अडॉप्ट करते जाते हो, तो वो जो टाइम के साथ चलता है वो आपका क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग कन्वेंशंस हो जाएंगे। अब अकाउंटिंग कन्वेंशंस और भी किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, कस्टम्स को और ट्रेडिशंस को। जैसे इंडिया में कस्टम्स और ट्रेडिशन यहाँ पे थोड़े से अलग है, तो यहाँ पे जो आपको अकाउंटिंग प्रैक्टिस मिलेगा, जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस मिलेंगे वो थोड़े से अलग हो सकते हैं बाकी और दूसरे कंट्रीज़ से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो थोड़ा सा डिफरेंट मिल सकता है। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
देखो बच्चों, आपको मैं तो यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है तो आप एनी टाइम कमेंट करके हमसे डाउट अपना क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप फ्री हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आ जाइए, लिखता है अंडर विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट द पर्सनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस अनलेस इट इन्वॉल्व्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ बिजनेस फंड, ठीक है। सब्जेक्ट टू, अगर देखो सबसे पहले तो क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसके अंडर में, जिसके परव्यू में आप पर्सनल ट्रांजैक्शंस किसके, ओनर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हो। सब्जेक्ट टू कि वो जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है उसका वो बिजनेस के फंड को डिस्टर्ब ना करे तो, ठीक है भाई। अगर मान लेते हैं कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन है उसका, मान लेते हैं वो जो ओनर है वो अपने किसी बच्चे का जो है स्कूल का फीस जमा करता है, वो तो बच्चों देखो वो आपका पर्सनल फीस हो जाएगा, सॉरी पर्सनल एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है, पर्सनल एक्सपेंस हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं वो उसकी अकाउंटिंग तो हम करेंगे नहीं, है ना। लेकिन अगर वो जो आदमी है, जो ओनर है, वो उसका जो पेमेंट है वो बिजनेस के फंड से यूज़ करके देता है, यानी कि बिजनेस से पैसा निकाल के अपने बच्चे का स्कूल का फीस पे कर रहा है, तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स हो जाएगा और इसकी एंट्री हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सारे पर्सनल ट्रांजैक्शंस का सर एंट्री नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। जो कि आपके बिजनेस फंड को अगर डिस्टर्ब करे, इनफ्लो या आउटफ्लो करे, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम पर्सनल ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट में, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखते हैं ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन को, तो वो आपका हो जाएगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। आ जाइए, देखिए क्या लिखता है, आइडेंटिफाई द एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग दैट प्रोवाइड द वेरी बेसिस फॉर शोइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द बैलेंस शीट। इसके लिए मैं जाना चाहूँगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जो आपका लाइफ है बिजनेस का वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो एसेट्स जो जिसकी लाइफ आपकी बहुत लंबी होती है, तो हम क्या करते हैं उसको थ्रू आउट द पीरियड दिखाते रहते हैं। जो आपका एसेट्स होता है जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और आप उसका बेनिफिट कई अकाउंटिंग ईयर तक लेते हो, तो गोइंग कंसर्न के हिसाब से हम क्या करते हैं उसको हर साल अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते रहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या लिखता है, विच कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल डज द इनकम टैक्स एक्ट रिफर्स and under the Companies Act 2013 that request that the income statement should be prepared annually। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें आप देख सकते हो कि वो इनकम टैक्स में और कंपनीज एक्ट में भी ऐसा बोला गया है कि आपको जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो जो इनकम स्टेटमेंट है उसको एनुअली बनाना है। तो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो इन सारी बातों को दिखाता है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जिसको कि हम लोग पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है, हम लोगों को मालूम है एज कि आपको सबसे पहले तो ये मालूम है कि आपका जो गोइंग कंसर्न के हिसाब से जो आपका बिजनेस है उसकी लाइफ अनलिमिटेड रहेगी, ठीक है, वो एकदम चलती जाएगी, किसी को नहीं मालूम है वो कब बंद होने वाली है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अपने इसी अनलिमिटेड लाइफ को डिफरेंट पार्ट्स में बांट देते हैं। वो डिफरेंट पार्ट क्या होगा, कुछ कुछ पीरियड होगा, और पीरियड क्या हो सकता है, वो आपका अकाउंटिंग ईयर हो सकता है कि अगर आपका ये जो पीरियड है 1 साल का है तो। क्लियर। तो आइए, इनकम टैक्स भी बोलता है कि आप जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 1 साल का दिखाओ, और कंपनीज एक्ट भी बोलता है ये जो है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट 1 साल का दिखाओ। और इन दोनों जगह पे आप देखोगे बेसिकली आपका इनकम टैक्स में लिखा हुआ है कि आपका जो इनकम होना चाहिए वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में होना चाहिए। तो जनरली अगर आप देखो तो हर जगह पे यही अकाउंटिंग ईयर फॉलो किया जाता है बिकॉज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए क्या लिखता है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखता है, आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डज नॉट एनी चेंज ईयर आफ्टर ईयर। तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है ये जो बोलता है कि जो आपका कॉस्ट एक्विजिशन कॉस्ट है, बेसिकली किसकी बात कर रहा है, एक्विजिशन कॉस्ट की, वो चेंज नहीं होगा। तो आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में ये बोलता है कि जो भी एसेट्स की वैल्यू है आप जो है उसको एक्विजिशन कॉस्ट पे दिखाओ, जिसको कि आप हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोल रहे होते हो, तो उसी पे दिखाओ। आपको उसको चेंज नहीं करना है साल दर साल। क्लियर। भले मार्केट में उसकी वैल्यू कैसी भी हो जाए। हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि हमने अगर लैंड परचेज़ किया है 10 लाख रुपीज़ का, ठीक है, तो हम उसको 10 लाख ही दिखाएंगे। क्लियर।
भले उसकी मार्केट वैल्यू 15 क्यों ना चल रही हो, हम उसको हमेशा 10 लाख ही दिखाएंगे। क्लियर? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? द कॉन्सेप्ट दैट स्टेट्स द एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ एटलीस्ट 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व इन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन। बच्चा देखो यहाँ पे आपका आता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो मैं इसके लिए यहाँ पे बी पे जाना चाहूँगा कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है, हर ट्रांजेक्शन का 2 एस्पेक्ट होता है, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट ज़रूर होगा उसी सेम अमाउंट से। तो हर जो ट्रांजेक्शन है वो किसी न किसी 2 अकाउंट को ज़रूर इन्वॉल्व करेगा। मिनिमम 2 होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट 2, ठीक है। वो ज़्यादा भी हो सकता है, अगर आप जर्नल एंट्री में कंपाउंड एंट्री देखो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा भी मिलेगा। क्लियर? तो इसीलिए वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है एटलीस्ट 2, तो ज़्यादा भी मिल सकता है। क्लियर? आ जाइए। तो डुअल एस्पेक्ट बोलता है कि एक ट्रांजेक्शन का 2 या 2 से ज़्यादा इम्पैक्ट होगा डेबिट और क्रेडिट में। फिर बोलता है द रेवेन्यू इज एज्यूम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन अ लीगल राइट टू रिसीव इट अराइजेज अंडर द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपका जो इनकम है वो आपको तभी रियलाइज्ड मानना चाहिए या फिर उसको रेवेन्यू या फिर आप बोल सकते हो कि इनकम दिखाना चाहिए जब उसके लिए या फिर उसके अगेंस्ट में आपको लीगल राइट मिल जाए कि नहीं ये आपकी इनकम है, आपको ही मिलनी चाहिए। ऐसा करके कोई लीगल राइट आपके पास में आ जाए तो ही आप उसको क्या बोलो, रेवेन्यू दिखाओ, अपना इनकम उसको बताओ। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी बात है भाई। अगर आपको कोई भी इनकम मिलने वाली है लेकिन आपको अभी तक उसकी कोई लीगल राइट नहीं मिली है, लेकिन अब जब लीगल राइट मिल गई तो आप उसको आराम से उसको अपना इनकम दिखा सकते हो। ठीक है, लीगल राइट मिलने का मतलब बेसिकली यही है कि कोई आपको लीगली या फिर आप बोल सकते हो कि अगर सामने से आपको इनकम नहीं मिलता है तो आप लीगली प्रेशर क्रिएट कर सकते हो सामने वाली पार्टी पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? द कॉन्सेप्ट दैट स्टेट्स द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू must belong to the same accounting period for ascertaining the profit or for the loss of the अकाउंटिंग ईयर। देखो यहाँ पे बोलता है, सीधी सी बात है, ये हम लोग बात करेंगे मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल में हम लोगों ने ये देखा कि भाई जिस भी अकाउंटिंग ईयर में जो भी रेवेन्यू हुई है उस रेवेन्यू को मैच कराने के या फिर बोल सकते हो कि उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपके जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसको आपको उसके सामने लिखना है। ठीक है, उसके सामने मैच करा के लिखना है। मैच करा के लिखने का मतलब क्या है कि अगर आप रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच कराओगे तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा ना बच्चों, वो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखो यही सारी बातें वो लिख रहा है कि आपको रेवेन्यू अर्न करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस लगे हैं ड्यूरिंग द ईयर उसको आपको क्या लिखना है, उसके साथ में लिखना है, उसकी मैच करा के लिखना है ताकि आप क्या कर सको, प्रॉफिट या लॉस ऑफ दैट ईयर फाइंड आउट कर सको। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोलता है। कंपनीज एक्ट एंड सेबी, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी, हैज़ प्रोवाइडेड अ फॉर्मेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी which can enable the user to make the correct assessment about the profitability and the financial soundness of the enterprise under the accounting concept पॉपुलरली नोन एज। देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि इन लोगों ने, कंपनीज एक्ट ने भी और सेबी ने भी, इन दोनों लोगों ने एक प्रॉपर आपका बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया हुआ है ताकि अगर आप जो है इसके हिसाब से बनाते हो तो ये प्रॉपरली क्या होगा कि जितने भी उसके यूज़र्स हैं वो लोग उसको प्रॉपरली उसको असेस कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है ये कई तरीके का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। मैं तो यहाँ पे देखो आपका आंसर यहाँ पे दिया है फुल डिस्क्लोजर। मैं यहाँ पे मैटेरियलिटी के लिए भी जाना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पे चीज़ इस तरीके से चीज़ों को दिखाया गया कि मटेरियल चीज़ें आपको सामने दिखेंगी और इमटेरियल चीज़ें जो है आपको एनेक्सर में दिख जाएंगी, फुट नोट में दिख जाएंगी। तो मतलब कहने का ये है कि आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, कुछ भी आपसे छुपाया नहीं जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपको फुल डिस्क्लोजर दिखाया जाता है ताकि आप जो है उसके बेसिस पे आराम से अपना डिसीजन ले सको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन लोगों ने जो प्रिस्क्राइब किया है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, इन लोगों ने पहले से बता दिया है ताकि जो सामने वाला कंपनी है या जो सामने वाला बिजनेस है वो कभी भी आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन चीट करके छुपा ना सके। नहीं तो अदरवाइज़ ये लोग क्या करेंगे, जो गलत चीज़ें वो छुपा देंगे और सारी अच्छी बातें आपको दिखाएंगे ताकि आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाओ। तो पहले ही आप लोगों को कंपनीज एक्ट और सेबी ने बता दिया है कि यही फॉर्मेट जो है आपको यूज़ करना है। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्या लिखता है। द कॉन्सेप्ट दैट स्टेट्स दैट द रीजनेबल material fact that disclosed through the financial statement and the informing notes is,
क्लियर। तो देखो क्या बोलता है कि आप यहाँ पे क्या दिखाओ, मटेरियल फैक्ट दिखाओ। तो जहाँ पे भी बात कर देगा बच्चों मटेरियल फैक्ट की, यानी कि सीधी सीधी वो बात कर रहा है मटेरियलिटी की। मटेरियल फैक्ट दिखाओ मतलब कि सारी चीज़ों को दिखाना है, मान रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ों को दिखाने के चक्कर में आपने कचड़ा भी दिखा रखा है। कचड़ा इन द सेंस कि जो इमटेरियल है, जो इनसिग्निफिकेंट है, जो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी आपने फिनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया है। तो सिर्फ आपको क्या दिखाना है, जो मटेरियल फैक्ट है सामने वाली पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीज़ों को आपको दिखाना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका कौन बोलता है, तो मैटरलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो एक तरीके से कि मैटरलिटी कॉन्सेप्ट और फुल डिस्क्लोजर एक दूसरे का या फिर बोल सकते हो कि एक दूसरे के अपोजिट में जाते हैं। ठीक है, ऐसा बोला जा सकता है, लेकिन दोनों का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि पूरा दिखाओ और मटेरियल दिखाओ। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मटेरियल वाली चीज़ें एकदम न छुपाओ, पूरी की तरीके से अच्छे से दिखाओ। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 12 ये बोलता है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट that requires the documentary evidence for the accounting transaction which is supported by verifiable documents or vouchers। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बोलता है कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है या प्रिंसिपल है जो ये बोलता है कि आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए हर ट्रांजेक्शन का, ताकि आप उसको कभी भी वेरीफाई कर सको। क्लियर। तो इसके लिए मैं जाना चाहूँगा ऑब्जेक्टिविटी में। ऑब्जेक्टिविटी मतलब बोलता है कि जो सही चीज़ें हैं आप उसको करो। तो अगर जो सही चीज़ें हैं आप उसको करो, जो बायस्ड होकर आपको नहीं करना है, सारी चीज़ों को जो सही है उसको रखना है। तो अगर आप जो है सारे एविडेंसेस प्रॉपर रखते जाओगे, सारे ट्रांजेक्शन्स के प्रूफ अपने पास में रखते जाओगे, तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके पास प्रॉपर हर चीज़ का एविडेंस रहेगा, ताकि आपको फ्यूचर में वो ज़्यादा हेल्प करे। ठीक है, कभी भी आपको प्रॉब्लम उससे क्रिएट ना हो। द कॉन्सेप्ट दैट एंटिसिपेट द लॉस नॉट द प्रॉफिट रिफर्स टू, अरे भाई ये तो एक ही ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है जो ऐसी बात करता है कि आप लॉसेस को एंटिसिपेट कर लो लेकिन प्रॉफिट को मत करो। तो मैं इसके लिए जाना चाहूँगा कंजर्वेटिज्म अप्रोच। इसका एक और नाम होता है प्रूडेंस भी बोलते हैं हर जगह पे, कई जगह पे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो प्रूडेंस बोल दो या कंजर्वेटिज्म अप्रोच बोल दो, ये आपका सेम चीज़ हो जाएगा। ठीक है, हमने बताया था कि आपको एकदम अपना बुरा सोचना है। फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो आज ही रिकॉर्ड कर लो, लेकिन कल को प्रॉफिट होने वाला है इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्या लिखता है अगला, स्टेट द प्रिंसिपल विच अनेबल द कंपैरिजन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इंटरफॉर्म एज वेल एज इंट्राफॉर्म। इंटरफॉर्म मतलब क्या हो गया कि दो फॉर्म के बीच में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और इंट्राफॉर्म मतलब कि फॉर्म अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट को साल दर साल या फिर डिपार्टमेंट वाइज कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आपका हो जाएगा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। मतलब आप जो है प्रॉपर एक ही फिनेंशियल जो पॉलिसी है, जो अकाउंटिंग पॉलिसी है, उसको आप मेंटेन करो। क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया था कि अगर आपका कोई डेटा है 2019 में आपने कोई और मेथड से कैलकुलेट किया, अगर 2020 में कोई और मेथड से आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो आंसर बच्चों कभी भी कंपेरेबल नहीं होगा। आप इसको और इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने जब मेथड ही अलग लिया है तो आंसर ही सीधी सी बात है अलग अलग आएगा। तो आप किस बेसिस पे उसको कंपेयर करोगे। अगर आप सेम मेथड पे कैलकुलेशन करो और उसको अगर कंपेयर करोगे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि कंक्लूसिव एविडेंस या फिर डिसीजन मेकिंग में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, है ना। अगला क्वेश्चन पे अगर हम लोग आए तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है, अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड वाइल द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस इज कंसिडर्ड एज द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। देखो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे हो जाएगा आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। होता क्या है कि बिजनेस जैसे बाकी लोगों से पैसा लेता है, जैसे सपोज कर लीजिए बैंक से उन्होंने लोन ले लिया, तो हम बच्चों कहाँ पे दिखाते हैं, एज अ उसको लायबिलिटी दिखाते हैं अपने बुक्स में। ठीक है, एज अ लायबिलिटी दिखाते हैं। क्लियर, एज अ लायबिलिटी दिखाते हैं। तो उसी तरीके से हमने क्या बोला कि भाई ठीक है, बैंक से जैसे पैसा लिया उसी तरीके से हमने ओनर से ले लिया, तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगी, बिजनेस के लिए बच्चों लायबिलिटी हो जाएगी। क्लियर, तो ये क्या बोलता है कि आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जहाँ पे ये बोला जाता है कि जिस तरीके से बैंक हमारे बिजनेस से एकदम अलग है, उसी तरीके से ओनर भी हमारे बिजनेस से क्या है बच्चों, एकदम अलग है। और तो बिजनेस जो है वो पूरा का पूरा ओनर का ही है, पूरा का पूरा मेहनत बिजनेस पे ओनर का ही होता है, दिन रात मेहनत वही करता है। लेकिन फिर भी जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो ये याद रखेंगे कि ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट पार्टी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे अगर हम लोग आ जाए, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोलता है, द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ओनली द मनी
रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट तो यही बोलता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स आपके मनी में मेजर हो सकते हैं, मनी में कन्वर्ट हो सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करना है, जो नहीं हो पाएंगे उनको रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। ठीक है, अगला क्या बोलता है, द क्रिएटिविटी ऑफ द एम्प्लॉई दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रॉफिट इन द रिसर्च डिपार्टमेंट कैन बी रिकॉर्डेड अंडर द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जी नहीं भैया, क्रिएटिविटी को आप कैसे कन्वर्ट करोगे मनी में, कैसे आप कन्वर्ट करोगे? हाँ, उस क्रिएटिविटी की वजह से आपका कोई एसेट्स क्रिएट हो, या फिर हो सकता है कि आपका कोई प्रॉफिट क्रिएट हो। ठीक है, तो कोई आपकी लीगल राइट्स या फिर कोई ऐसे कोई आपके बोल सकते हो कि जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, तो इन सब चीज़ों को आप बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा आप इसको एज अ एसेट्स या फिर रिसर्च डिपार्टमेंट में उसको अपना रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, है ना। तो देखो आपका क्या बोलता है कि कौन से ऑप्शन करेक्ट है। तो मेरे को तो सिर्फ 1 वाला जो करेक्ट लगा, यानी कि यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, जिसमें बोल रहा है कि ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। और सेकंड तो मेरे को गलत लगा, और दोनों तो सही है नहीं क्योंकि सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पे आता है। देखो यहाँ पे एक अगेन क्वेश्चन बढ़िया वाला क्वेश्चन लग रहा है मुझे देखने में। देखो क्या लिखता है, आइडेंटिफाई द 2 पेयर ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अंडर विच द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज एज्यूम टू बी कंटिन्यू टू कैरी। अच्छा, ये तो सिर्फ एक ही बोलता है, वो गोइंग कंसर्न बोलता है, लेकिन फिर भी देखते हैं कौन सा और आगे भाई। So the firm invested 50,000 to purchase a machinery and assumed to earn 10,000 as a revenue from it। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखो एक चीज़ ये हो जाएगा, दो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो पहला ही वाला जो ऑप्शन है मुझे सही दिख रहा है क्योंकि गोइंग कंसर्न यहाँ पे दिख गया। तो गोइंग कंसर्न और कॉस्ट कॉन्सेप्ट में भी क्या बोलता है कि जितने रुपए का आपने एसेट्स परचेज किया थ्रू आउट द ईयर आपको सेम दिखाना है, उसमें चेंज नहीं करना है, भले आपकी लाइफ कितनी भी बड़ी हो और आप किसी भी एंड पे क्यों ना पहुँच गए हो। ठीक है, तो आपको जो एसेट्स की वैल्यू है वो 50,000 पे ही दिखाना है। क्लियर, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 50,000 का अगर हमने मशीनरी परचेस किया तो मशीनरी की जो कॉस्ट रहेगी वो 50,000 ही रहेगी, भले आप उसको डेप्रिशिएट कर करके कम करते जाओ। ऑल्दो जब कॉस्ट की बात करेंगे तो सिर्फ आपका सिर्फ वो 50,000 ही रहेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 आता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखता है, द क्रेडिट सेल आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू on the day sale are made not when the money is received from the buyer refers to। अब देखो क्या लिखता है, जिस दिन हमने क्रेडिट सेल किया उसी दिन हम उसको क्या बोल देते हैं, रेवेन्यू बोल देते हैं। मतलब अपने बुक्स में उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, इनकम दिखाने लगते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी पार्टी को क्रेडिट सेल किया तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऐसे करते हैं, टू सेल्स करते हैं एंट्री। ठीक है, तो जिस दिन हमारा क्रेडिट सेल हुआ उसी दिन हम लोग ये एंट्री कर लेते हैं। अब वो बात की बात है कि पैसा कब मिलता है। अब जब पैसा मिल जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर हो जाएगा, ये वाली एंट्री हो जाएगी, है ना, जब पैसा मिलेगा। तो ये दोनों जो टर्म है आपका, या ये बोल सकते हैं कि ये जो दोनों पीरियड के बीच में जो गैप है, तो ऐसा वेट नहीं करते कि जिस दिन पैसा मिलेगा उसी दिन सेल दिखाएंगे। नहीं, जिस दिन हमारा सेल हो गया उसी दिन हमारी लीगल राइट राइज हो गई, उसी दिन हम क्या कर लेंगे बच्चों, उसी दिन हम क्या कर लेंगे, उसको एंट्री कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, तो इसके लिए आपका जो प्रिंसिपल है वो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट यूज़ करेगा, और उसको आप क्या बोलते हो, और रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, एक्रूअल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दैट स्टेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ। एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपकी कौन सी बात को करता है। तो देखो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिकली उसमें बोला जाता है कि आपका जो कोई भी एक्सपेंस है, आपका जो कोई भी इनकम है, अगर अकर हो गया है, अगर ड्यू हो गया है, तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, भले आपने उसका पेमेंट किया है या आपको पेमेंट उसके अगेंस्ट में रिसीव हुआ है या नहीं। तो मतलब कहने का है कि कैश को वो कंसिडर नहीं करता है। अगर आपने अपने एम्प्लॉय को 12 महीने काम करवा लिया तो उसकी सैलरी आपको 12 महीने की दिखानी है अपने बुक्स में, भले आपने उसको सैलरी 10 महीने का ही पे किया है तो 10 महीने का एक्सपेंस नहीं दिखाना है। तो आपको जो एक्सपेंस है वो 12 महीने का ही शो करना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैचिंग प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अब सर मैचिंग प्रिंसिपल तो रेवेन्यू से रिलेट करता है एक्सपेंसेस को, तो ठीक है बच्चों, जब अगर मान लेते हैं कोई रेवेन्यू से रिलेटेड ले लो
यहाँ पे रेवेन्यू में टाइम पीरियड भी आता है, तो टाइम पीरियड के हिसाब से अकाउंटिंग पीरियड में या फिर एक्रूअल कॉन्सेप्ट के भी चलते हैं उसमें साथ में, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पे आप इसमें भी देख सकते हो कि बट देखो अगर एम्प्लॉय ने 12 महीने काम किए तो 12 महीने काम किए, बैठा नहीं था, वो काम किया, मेहनत किया, जिसकी वजह से आज आपने रेवेन्यू अर्न किया। तो रेवेन्यू में उसने हेल्प किया है 12 महीने काम करके, तो 12 महीने का एक्सपेंस भी तो दिखाओगे आप। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगला पॉइंट क्या लिखता है क्वेश्चन नंबर 20, विच प्रिंसिपल डज इम्प्लाइज व्हेन द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो ये हमारा प्यारा सा वही कंजर्वेटिज्म अप्रोच है जिसमें आपको हमेशा अपना बुरा सोचना है। मार्केट वैल्यू अगर कम चल रही तो उसको दिखाओ, कॉस्ट अगर कम चल रही तो उसको दिखाओ, तो दोनों में से जो कम होगा बच्चों उसको दिखाएंगे। डिस्काउंट ऑन डेटर, पहले से ही बच्चों हम डिस्काउंट ऑन डेटर दे देते हैं कि भैया वो सामने वाला पेमेंट कर दे। ठीक है, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, बैड डेप्ट हुआ नहीं है, हमें डाउट लग रहा है, फिर भी हम प्रोविज़न बना दिए बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म अप्रोच। आपने एडवांस में ही अपना बुरा सोचना का सोच लिया है। राइटिंग ऑफ द इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स को आप राइट ऑफ करो, तो ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? कंजर्वेटिज्म अप्रोच के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 20। अब बात कर लेते हैं 21 की, विच प्रिंसिपल डज इम्प्लाइज व्हेन द फर्म shows all expenses related to its revenue for a specified accounting period even if the expenses were not paid। अरे अरे अरे, ये तो आपका मैचिंग प्रिंसिपल ही है। ठीक है, ये आपका कौन हो गया बच्चों? मैचिंग प्रिंसिपल ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको अक्रूवल भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे बात क्या कर दिया, यहाँ पे एक लाइन लिख दिया बहुत प्यारी सी कि एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इनकम, यही आपका क्या हो गया? ये आपका ये पूरा कोर है आपका मैचिंग प्रिंसिपल का। ठीक है, तो ये आपकी जो मेन लाइन है यही आपको दिखाती है कि ये मैचिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, देखो एग्जाम्स में आपको कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स खोजने पड़ेंगे, या फिर बोल सकते हो कि एग्जाम्स की में अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा टर्म दिख गया तो आपको आंख बंद करके ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेने की, नहीं बार यही ऑप्शन ही होगा, है ना। तो इतना प्रैक्टिस आपको बेसिकली इसीलिए कराया जा रहा है। देखो आने हैं आपके मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन ही आएंगे इस चैप्टर से, लेकिन याद रखना आएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये पूरा का पूरा बेस है अकाउंटिंग का, तो इससे आने ज़रूर है। लेकिन अब कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या आएगा नहीं मालूम, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 4 पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, आप देखो। तो डबल एंट्री सिस्टम कैन मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड मिस एप्रोप्रिएशन। सीधी सी बात है, डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? इक्वल डेबिट और इक्वल क्रेडिट होता है। अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो यहाँ पे मिल सकता है। अगर मान लेते हैं हमने डेबिट लिखा, क्रेडिट नहीं लिखा, या डेबिट लिखा है, क्रेडिट में कुछ गड़बड़ी कर दिया, अमाउंट कम ज़्यादा कर दिया है, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा कि इससे जो है आपका पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड और मिस एप्रोप्रिएशन ये मिनिमाइज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, एवरी डेबिट मस्ट हैव करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, यही तो बोलता है आपका डबल अकाउंटिंग सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अगला क्या बोलता है? सिंगल एंट्री सिस्टम इज कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सरासर गलत बात कर रहा है। सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ हम लोग एक ही साइड लिखते हैं, सिंगल एस्पेक्ट लिखे, तो एकदम गलत बोल रहा है कि यहाँ पे आपको कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन किया था, एकदम गलत बोल रहा है वो। फिर दूसरा क्या बोलता है, सॉरी फोर्थ पॉइंट क्या लिखता है सॉरी, द अर्थमेटिक एक्यूरेसीज कैन बी चेक्ड बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस इन द सिंगल एंट्री सिस्टम। अरे भाई वहाँ पे तो ट्रायल बैलेंस बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही एस्पेक्ट लिखा है, और ट्रायल बैलेंस तो तब बनता है ना, ट्रायल बैलेंस तो तब आपका बराबर होगा जब डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट आपने लिखे हुए हैं और दोनों बैलेंसेस आए हैं, और दोनों बैलेंसेस जो है आपके सेम है, डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखा हुआ है आपने। तो क्लियर? आइए तो देखो क्या लिखता है, मेरे को तो सिर्फ पहले 2 ऑप्शन जो है वो सही लगे, बाकी दोनों बाकी जो है गलत लगा। तो जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें यही लिखता है कि 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो 3 वाला तो कहीं से भी करेक्ट नहीं था, और 1 और 4 होगा आई थिंक यहाँ पे, तो ये भी 4 भी गलत था आपका, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए ही हो जाएगा, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या लिख, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग दैट हैज़ बीन परचेज बाय द फर्म फॉर 3 करोड़। ठीक है, कितना है वैल्यू फर्म बिल्डिंग का? 3 करोड़ है। कीप्स ऑन चेंजिंग विद इट्स मार्केट वैल्यू
वायलेट्स द प्रिंसिपल। ओहो, देखो यही तो नहीं करना था, आपको मार्केट के हिसाब से उसको चेंज नहीं करना। अभी हमने जब एग्जांपल लिया था लैंड का, तो वहाँ पे आपको मार्केट के हिसाब से चेंज नहीं करना। तो अगर आप करते हो तो आप वायलेट करते हो कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, हिस्टोरिकल कॉस्ट वाले प्रिंसिपल का। ठीक है, बात समझ में आ गया? आ जाइए अगला पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है? द रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन। कब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, कब अपने इनकम को अपने बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा? तो सर तुरंत कर लेना है जब आपके पास में वो लीगल राइट आ जाए, लीगल एस्पेक्ट आ जाए आपके पास में कि आपको वो इनकम मिलना ही चाहिए। तो रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स वर्थ 50,000 ऑन इतना, यानी कि सर इस दिन ऑर्डर मिल गया, तो ऑर्डर मिलने से आपको पैसे तो नहीं मिल जाएंगे, आपको इनकम तो नहीं मिल जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखते हैं? गुड्स वर्थ 50,000 इज सप्लाइड टू द कंज्यूमर ऑन 10th अप्रैल 2018। देखो यहाँ पे आपकी लीगल राइट आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही आपने गुड्स उसको सप्लाई कर दिया, यानी कि आपके पास में ये लीगल राइट आ जाएगी कि आप सामने वाली पार्टी से पैसे ले सकते हो। ठीक है, मिल गया या नहीं मिला ये बात नहीं है, ले सकते हो ये आपको देखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल सकता है पैसा, आप ले सकते हो उसको, क्योंकि आपने गुड्स जो है 50,000 का उसको दे दिया है। तो यहाँ पे आपको बोल सकते हो कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। लेकिन बाकी और ऑप्शन जो हम लोग पढ़ेंगे, रिसीव द अमाउंट ऑफ 20,000 फ्रॉम द कस्टमर ऑन 15th अप्रैल। ठीक है यार, मिलना तो चाहिए, मिले गया तो क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे भी आप अगर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, यहाँ तो आप पैसे रिसीव करने की एंट्री करोगे। सेकंड वाला पॉइंट मेरे को सही लग रहा है। अब बैलेंस इज रिसीव्ड, अच्छा ठीक है, तो जब जब मिलेगा तब तब इनकम थोड़ी दिखाएंगे, जब हमने सेल कर दिया तो ही एक बार में इनकम दिखाना, बाकी जब पैसे मिल रहे हैं तो आपको रिसीव की एंट्री दिखाएं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 क्या लिखता है? आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच एक्सप्रेस द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देख लो कि ए हो जाएगा। अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? जब मैंने अब कल वाले क्लास में, जब हमने लास्ट वाले क्लास में पढ़ाया था आपको, तो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ये चीज़ कि कैसे ये काम करता है। अच्छा, लास्ट वाले क्लास का जो लिंक है ना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आपको बहुत ईजी हो जाएगा। मैंने ये लिखवाया था कि जो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होता है, और कैपिटल को हमने इक्विटी भी लिखा था। क्लियर है? तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो। तो ये डुअल एस्पेक्ट में ये प्रिंसिपल आपका काम करता है कि हर ट्रांजैक्शन जो है ये आपके किसी ना किसी दो साइड पे इम्पैक्ट करेगा, या हो सकता है कि एक ही साइड में कर दे, वो दोनों आइटम को कर दे। ठीक है, तो आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो किसी न कभी इस अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्टर्ब करेंगे या चेंज करेंगे। डिस्टर्ब करने का मतलब है चेंज करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखता है? अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट स्टेट द अकाउंट्स दैट अफेक्ट व्हेन द गुड्स सोल्ड टू मोहन, मिस्टर मोहन। अभी हमने जस्ट ऊपर एक एंट्री पास की थी कि जब अगर हम किसी को सेल करते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी? तो अगर यहाँ पे अगर हम सेल करते हैं तो मोहन डेबिट टू सेल्स, ये हो जाएगी क्रेडिट सेल की एंट्री, क्योंकि क्वेश्चन में ये तो नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दिया है। कैश एंड स्टॉक, कैश तो आएगा नहीं बच्चों, स्टॉक भला चला जाएगा आपका। डेटर एंड कैश, यहाँ पे कैश तो रिसीव हो नहीं रहा, अभी आपने सेल किया है। स्टॉक एंड डेटर, देखो यहाँ पे ये आपका जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्रेडिटर तो उस केस में आते हैं जब आपने कोई क्रेडिट परचेज किया हो, तो ये तो आएगा नहीं। जब आप क्रेडिट परचेज करोगे तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। अदर इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सी। क्लियर? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 अगर आप देखो तो क्या लिखता है? अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, कि कब आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्रेडिट सेल ट्रीटेड एज रेवेन्यू ऑन द डे ऑफ सेल्स आर मेड एंड नॉट व्हेन द मनी इज रिसीव्ड। एकदम सही बात बोला है ये, जिसकी कि मैंने अभी तक आपको चर्चा की है, जिसकी के बारे में आपको अभी तक मैंने बताया है। ठीक है, क्या बोलता है नेक्स्ट पॉइंट? देखो क्या बोलता है कि रेंट फॉर द मंथ 2021 रिसीव्ड इन अप्रैल 2021। भाई मार्च का जो रेंट है वो अप्रैल में मिल रहा है, ऑल्दो रेवेन्यू तो आपको मार्च में ही रिकॉर्ड कर लेना है ना, क्योंकि आपने एसेट्स उसको दिया था सामने वाले पार्टी को, टेनेंट को, कि तुम यूज़ कर लो। उसने मार्च में जब यूज़ किया तो आपकी लीगल राइट मार्च में ही अराइज हो गई, तो एंट्री आपको मार्च में ही कर लेनी चाहिए। भले ही पैसा बाद में मिले उससे मतलब नहीं है। देखो पैसा आपको मिल रहा है मई अप्रैल में, है ना,
लेकिन इनकम तो आपका मार्च का ही होगा। आगे देखते हैं क्या लिखता है, विल बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021 अप्रैल। तो ये तो एकदम गलत है, ये तो एकदम गलत है भाई, आपको मार्च में ही लिख लेना चाहिए था उसको, ये मार्च का इनकम है। तो देखो क्या लिखता है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका एप्लीकेबल होगा, दूसरा वाला एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है दोनों एप्लीकेबल है, नहीं, नन ऑफ दी ऑप्शंस एप्लीकेबल। तो ए वाला जो है वो सही है, जहाँ पे आपको क्रेडिट सेल तुरंत रिकॉर्ड कर लेना है, पैसे बाद में मिले उससे मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या लिखता है, क्वेश्चन नंबर 28 लिखता है, अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट, द इंटरेस्ट फॉर अप्रैल 2018 रिसीव्ड इन मार्च विल बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फिनेंशियल ईयर। तो देखो कौन से वाले ईयर में जाएगा, तो मैं आपको बता दूं तो ये इस वाले ईयर में जाएगा, अप्रैल का है ना, तो अप्रैल का है तो अप्रैल में ही जाएगा, भले आपको एडवांस में ही मिल गया है, मार्च में ही मिल गया तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे, उसको अप्रैल में करेंगे। आपको याद होगा हम प्रीपेड इनकम दिखाते हैं अपनी लायबिलिटी साइड में, क्लियर। चलिए आइए, तो देखिए कहाँ पे दिखाना है आपको, इसको आपको दिखाना है बिगिनिंग ऑफ अप्रैल में, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंडिंग मार्च, मार्च एंडिंग में क्यों दिखाएंगे ये जो है आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, अप्रैल होगा, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में अप्रैल में जाएगा वो, मार्च में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है वो गलत है, आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा, बिगनिंग ऑफ द अप्रैल 2018, क्लियर। आइए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या लिखता है, अकॉर्डिंग टू द मैचिंग कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द मैचिंग कॉन्सेप्ट अ कंपनी शोज ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इट्स रेवेन्यू ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड इवन इफ द एक्सपेंसेस आर नॉट पेड। अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर कोई आपका रेवेन्यू से रिलेटेड कोई एक्सपेंस है तो आपको उसको रिकॉर्ड कर लेना है उसे स्पेसिफिक पीरियड में, भले आपने उसके लिए पे नहीं किया है। रेवेन्यू नॉट पेड, रेवेन्यू तो आपको रिसीव होगा, फिक्स एसेट से कोई मतलब है नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। भले आपने एक्सपेंस पे नहीं किया लेकिन फिर भी आपको उसको रिकॉर्ड कर लेना है, क्योंकि उस अकाउंटिंग पीरियड से वो रिलेट कर रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू द कैश बेसिस द रिसिप्ट और द पेमेंट बिकम ड्यू आर इग्नोर्ड। सीधी सी बात है, जब आप कैश बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो तो आपको क्या करना है, जो ड्यू वाला कॉन्सेप्ट है उसको इग्नोर करना है। मतलब आपका पैसा ड्यू है, अभी मिला नहीं है, या फिर आपको पे करना है, ये सब कॉन्सेप्ट से आपको बचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस के वाले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। पैसा अगर रिसीव होता है तो इनकम दिखाओ, पेमेंट कर रहे हो तो एक्सपेंस दिखाओ, बस सीधी सी कॉन्सेप्ट है भाई। फिर क्या लिखता है क्वेश्चन नंबर 2, एज पर द एक्रूअल बेसिस द रेवेन्यू एंड द कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट अकर्ड। ठीक है, तो एक्रूअल बेसिस तो यही बोलता है कि जैसा ही हो जाए उसको आपको लिख लेना है, भले आपने पेमेंट किया है या आपको पैसा मिला है या नहीं मिला है। तो पहले दो ऑप्शन तो मुझे को सही लग रहे हैं। फिर क्या लिखता है, ऑफिस रेंट फॉर मंथ ऑफ दिसंबर 18 पेड इन जनवरी रिकॉर्डेड इन जनवरी 19। तो गलत लिख दिया भाई, इसको आपको मैं गलत बोल दूंगा। तो पहले जो दो ऑप्शन है वो आपके करेक्ट है, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो यार, ये गलत लिख रहा है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। सिर्फ पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, क्लियर है ना। आइए आगे चलते हैं। द फर्म परचेस्ड द मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 rupees, चार्ज डेप्रिसिएशन 10% अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। आफ्टर 2 years दे स्विच टू द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, दे कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा ये देखो, इन लोगों की मन मर्जी चल रही है भाई। मतलब 2 साल तक ये लोगों ने क्या किया, एसएलएम से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, और फिर उसके बाद जो है वो डब्ल्यूडीवी पे चले जाते हैं। और जब ये लोग मशीनरी सेल कर रहे हैं तो इन्होंने एसएलएम की बेसिस पे अकाउंटिंग की है, एसएलएम के बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, जो कि सरासर गलत है। कौन से प्रिंसिपल को वायलेट करा बच्चों, तो ये जो है वो कौन से वाले प्रिंसिपल को वायलेट करा, तो बी वाले प्रिंसिपल को वायलेट करा, यानी कि कंसिस्टेंसी वाले प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 32, द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस मतलब कि कंजर्वेटिज्म अप्रोच। डजंट इम्प्लाइज व्हेन, अप्लाई नहीं होगा कब, जब क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर कॉस्ट और मार्केट। तो सही होता है, इसके हिसाब से ही होता है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये भी सही है। एंटिसिपेशन ऑफ बैड डेब्ट, ये भी सही है, मतलब इन सब जगह पे होगा। डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल इन्फॉर्मेशन, इन सब पे अप्लाई नहीं होता है, ये वाले पे
ठीक है, क्योंकि वो जो आपकी बात करता है एक्सपेंसेस को दिखाओ और इनकम को दिखाओ, कौन सा आइटम को दिखाना है नहीं दिखाना है इसकी बात नहीं करता है, एक्सपेंसेस को पहले दिखाओ इनकम को मत दिखाओ इसकी बात करता है ना। तो ये यहाँ पे आपका ये अप्लाई नहीं होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 33 अगेन आपका ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन, यहाँ से जितने बाकी और क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे न्यूमेरिकल वाले ही रहेंगे आपके। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट calculate the value of depreciation if the computer which had been purchased for 60,000 estimated its life for 5 year। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब आपका जो बिजनेस है वो चलता जाएगा, है ना, चलता जाएगा। तो आपका जो एसेट्स है वो 60,000 रुपये का है और लाइफ उसकी 5 साल है, 5 साल है, तो हमारा जो डेप्रिसिएशन आएगा पर साल का वो 12,000 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर, तो ये आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 12,000 रुपीज़। अच्छा, अगर यहाँ पे लिखा होता कि गोइंग कंसर्न नहीं है और बिजनेस 3 साल में बंद हो जाएगा, भले इसकी लाइफ आपकी 5 ईयर है, लेकिन आपको डेप्रिसिएशन क्या करना होगा बच्चों, डेप्रिसिएशन आपको 3 साल का ही चार्ज करना होगा, क्योंकि आपकी जो बिजनेस है वो 3 साल में बंद हो जाएगी, 3 साल में ख़त्म हो जाएगी। तो आपका जो डेप्रिसिएशन आएगा उस केस में वो आपका 20,000 पर ईयर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये बात तभी आपको ध्यान रखनी जब आपका बिजनेस 3 साल में बंद होने वाला है। तो अदरवाइज आपको क्या करना है, वो लेके चलना है क्या, कि आपका डेप्रिसिएशन आपका जो बिजनेस है वो चलता जाएगा और आप जो है उस मशीन के पूरे लाइफ को यूज़ करोगे, तो उसके हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन 12,000 पर ईयर आ जाएगा। क्लियर, आ जाइए अगला कॉन्सेप्ट क्या लिखता है। अकॉर्डिंग टू डुअल प्रिंसिपल, डुअलिटी प्रिंसिपल यानी कि डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, कैलकुलेट द ओनर्स क्लेम इफ द आउटसाइड क्लेम इज 20,000 एंड नेट वर्थ ऑफ द एसेट्स इज 20,000। तो यहाँ पे आउटसाइड क्लेम का मतलब जो अदर लाइबिलिटीज़ है वो, ठीक है। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होता है बच्चों, और एसेट्स की वैल्यू आपकी 70,000 दी हुई है और लाइबिलिटीज़ आपका 20,000 है। तो पूछ रहा है बताओ सी कितना होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस सी, और सी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 50,000 रुपीज़, ठीक है। 70 माइनस 20,000, तो ये आपका 50,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो कैपिटल आपका कितना आ गया, ये रहा 50,000 रुपीज़। तो इसी को आपको मार्क कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो यहाँ पे क्या लिखता है। एज पर डुअलिटी प्रिंसिपल यानी कि डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, कैलकुलेट द टोटल आउटसाइडर्स इक्विटी। आउटसाइडर इक्विटी का मतलब हो गया लायबिलिटी की बात कर रहा, आउटसाइड लायबिलिटी की। जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारा बिजनेस होता है उसमें 2 तरीके की लायबिलिटी होती है, एक आउटसाइडर्स लायबिलिटी होती है और एक इनसाइडर लायबिलिटी होती है। तो आउटसाइडर लायबिलिटी का कहने का मतलब है जिसका कि पेमेंट आपको बिजनेस के बाहर में करना है और जिसका कि पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में करना है, बिजनेस के अंदर में करना है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी वहाँ पे एग्जांपल देखा था कि एक बिजनेस है, उसका बैंक से भी उसने पैसा लिया है, ओनर से भी पैसा लिया है। तो बैंक वाला जो पैसा उसने लिया है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आउटसाइड हो जाएगा। बैंक से जो पैसा लिया है और जो ओनर से पैसा लिया है वो इनसाइडर हो जाएगा, ठीक है। पैसा दोनों जगह से लिया है, लेकिन ये जो है आउटसाइडर हो जाएगा और ये इनसाइडर हो जाएगा। क्लियर, आ जाइए अगला कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यही वाला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आप क्या लिखता है कि रॉ मटेरियल आपके पास में 5,000 रुपीज़ का है, मशीन आपके पास 50,000 का है, मशीनरी आपके पास, फर्नीचर आपके पास 20,000 का है और कैश जो है वो 30,000 का है। ओनर इक्विटी 70,000 दिख रहा है। तो सबसे पहले हम सारे एसेट्स को ऐड कर लेते हैं। तो ये आपका 5,000 हो गया, फिर 55,000 हो गया, 75,000 हो गया और 70 एंड 105,000, ठीक है। तो एसेट्स की जो वैल्यू है, या फिर मैं डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ कि लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। मैंने उसी फार्मूले में चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है। तो एसेट्स हम लोगों ने निकाले थे 1,05,000 रुपीज़, जिसमें से आपको कैपिटल माइनस कर देना है 70,000 रुपीज़। तो आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, ₹35,000, ठीक है, 35,000। तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 35,000। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बी दे रखा हुआ है जो कि गलत ऑप्शन है। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपके अभी के लिए आपको क्या करना है बच्चों, इग्नोर कर देना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या लिखता है। ABC लिमिटेड रिसीव्ड एन एडवांस ऑन द सेल इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2018। तो सेल जो करना है उनको फ्यूचर में, उसके लिए एडवांस इनको मिल गया है। देखो ये अभी इनकम नहीं लिखेंगे क्योंकि इनकी लीगल राइट अभी भी अराइज नहीं हुई है ना, अभी लीगल राइट अराइज नहीं हुई है। अब सेल किस महीने में कर रहे हैं, वो मई में कर रहे हैं। तो सेल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन मई 2019 बच्चों, दिसंबर में नहीं करना है।
मई में आपको सेल हो रहा है तो मई में आपको जिस दिन आपको लीगल राइट आपके पास आ रही है तो उस मंथ में आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है, ना कि जिस महीने में आपको पेमेंट आ रही है। ठीक है, पेमेंट भले ही पहले मिल जाए या बाद में मिले, उससे मतलब नहीं है। जिस पीरियड में या जिस डेट पे आपका रेवेन्यू या फिर बोल सकते हो कि लीगल एस्पेक्ट्स या फिर लीगल ऑब्लिगेशंस ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उन सब में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेना पड़ेगा। कैलकुलेट लायबिलिटी इफ द एसेट्स जितना लायबिलिटी जितना, तो भाई बच्चों मैं तो ये बहुत सिंपल सा है, इसमें से माइनस कर दो, ये आपका आ जाएगा 60,000 रुपीज़। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 60,000 रुपीज़। ठीक है, देखो 38 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट दी ओनर्स इक्विटी। ओनर की इक्विटी निकालना है, यानी कि आपका कैपिटल निकालना है एज पर द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि यहाँ पे आपको वही चीज़ें दिखानी है डुअल एस्पेक्ट वाले के हिसाब से। इफ़ द ओनर कमेंस बिजनेस विद द 2 एकड़, अच्छा यहाँ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो भी बिजनेस और ओनर जो है वो दोनों को अलग अलग हम मानते हैं ना, वो वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो 2 एकड़ ऑफ लैंड उन्होंने लगाया जिसकी वैल्यू है आपकी 3 करोड़ रुपीज़। बिल्डिंग हमने लगाया है वो भी आपका 5 करोड़ रुपए का है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो बैंक बैलेंस हमने लगाया है 10 लाख रुपए का। तो अगर इन सबको अगर आप जोड़ दो तो ये आपका 8 करोड़ 10 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, 8 करोड़ 10 लाख रुपीज़। अगर बिजनेस कुछ भी देता है तो ये ओनर्स की इक्विटी या फिर कैपिटल बोली जाती है, भले वो कैश हो या फिर कोई भी एसेट्स हो, तो वो आपका कैपिटल बोला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या लिखता है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या लिखता है, एज पर द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एकदम सही लिखा है, जो दोनों में से कम होगा उसको हम लोग लिखेंगे। द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक ऑल द प्रोस्पेक्टिव लॉस बट लीव आउट द प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर। एकदम सही बात है, यहाँ पे भी हमें सही लग रही है। द डुअल एस्पेक्ट स्टेट दैट द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। नहीं 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 नहीं, अभी जैसे हम लोगों ने देखा ना, ये इंटरनल होता है बच्चों। ये जो होता है ना वो इंटरनल होता है, जो ओनर होता है ना वो इंटरनल होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बस ऐसे समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, ऑल्दो ये जो है ये गलत है, स्टेटमेंट आपका जो है गलत है, मैंने बस यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है। रुको मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे समझ में आ गया। वो जो ओनर होता है ना वो आपका इंटरनल होता है। ठीक है, तो ये गलत है, तो सिर्फ मैं यहाँ पे बोलूँगा 1 और 2 जो है आपका सही है, 3 वाला जो आपका गलत है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखता है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या लिखता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स दैट इज परचेज फॉर रुपीज़ 5 लाख, मार्केट वैल्यू 7 लाख है। तो तेल लेने गया मार्केट वैल्यू, मेरे से कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ मतलब है 5 लाख रुपए से उसकी कॉस्ट वैल्यू से। ठीक है, उसकी कॉस्ट वैल्यू से। याद रखिएगा, इन्वेंट्रीज के लिए हम लोग करेंट एसेट्स के लिए चेक करते हैं कि कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लोअर, लेकिन एसेट्स के लिए हमेशा कॉस्ट लेनी है, भले आपका मार्केट वैल्यू 4 लाख क्यों ना हो जाए। ठीक है, हमेशा आपको कॉस्ट लेनी है। ठीक है, आ जाइए अगला चलते हैं। तो यहाँ तो हो गया 5 लाख रुपीज़ बस। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से भी मिल जाएगा। तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, कनेक्ट हो जाइए हमसे, ताकि हम इसी तरीके बढ़िया बढ़िया मटेरियल आपको लाते रहे और आपका फ़ायदा इस तरीके से होता रहे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में।